हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वीरेश एंड यू आर वाचिंग वीरेश स्टडी पॉइंट। मैं अपनी इस वीडियो में एसएल में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और साथ में आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा जो कि इस वीडियो में है, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में है, जिसे अगर आप पढ़ते हो तो आप खुद भी समझ सकते हो। और तो और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर होंगे वो सभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन 10 ईयर के हैं, तो आप इसे हल्के मत लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही बन के आते हैं एग्जाम में। भारतीय राज्य के स्वरूप के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा करें। या तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, भारतीय राज्य के प्रकृति का अध्ययन करने के लिए मार्क्सवादी उपागम का विवेचन करें। या तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से जाते हैं, भारतीय राजनीति के अध्ययन में मार्क्सवादी उपागम की चर्चा करें। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि जितनी बुक होती है उसमें जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसमें क्या बताया जाता है कि सिर्फ मार्क्सवादी के बारे में बताया जाता है कि मार्क्सवादी क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, लेकिन भारत के संदर्भ में कुछ भी नहीं बताया जाता। जबकि क्वेश्चन तो हमारा पेपर में इस तरीके से आता है कि भारत के राज्य की प्रकृति के रूप में बताओ या फिर भारतीय राजनीति के अध्ययन के रूप में बताओ। ठीक है, तो मैंने जो आंसर्स प्रोवाइड किए हैं वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। कार्ल मार्क्स के अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित विचारों को सामूहिक रूप से हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। अब कार्ल मार्क्स एक जर्मन विचारक थे। अब जो मार्क्सवाद है उसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मार्क्सवाद की उत्पत्ति पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। मार्क्सवाद हिंसक क्रांति द्वारा पूंजीवाद व्यवस्था को मौलिक रूप से बदलने और सर्वाहार मतलब कि श्रमिक वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अनिवार्य बनाता है, जो एक शोषण रहित राज्य होगा। अब इसका मतलब समझो, जो मार्क्सवादी है उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी विचारधारा क्या है कि समाज में दो तरह के वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग, जिसे हम सर्वाहार वर्ग भी कहते हैं। अब इनका मानना यह है कि जो पूंजीपति वर्ग होते हैं वो श्रमिक वर्ग पर शोषण करते हैं। ठीक है, और जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनकी संख्या बहुत सारी होती है। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब ये शोषण ज़्यादा हद तक बढ़ने लगता है तो श्रमिक क्या करते हैं, वो पूंजीपति वर्ग पर संघर्ष करना स्टार्ट कर देता है, युद्ध हो जाता है दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में इनमें संख्या ज़्यादा है तो श्रमिक वर्ग जीत जाते हैं। ठीक है, और श्रमिक वर्ग क्या करेंगे, पूंजीपति वर्ग का नाश कर देंगे, और जिससे क्या होगा, एक शोषण रहित राज्य की स्थापना होगी। ऐसी थिंकिंग मार्क्सवादियों की है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मार्क्सवादी के सिद्धांत क्या है। ये मार्क्सवादी के 6 सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा है इतिहास की आर्थिक भौतिकतावाद की व्याख्या। तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पांचवा आएगा सर्वाहार वर्ग का अधियात्मकवाद। छठा आएगा वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज। अब यहाँ पढ़ेंगे कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय राजनीति के अध्ययन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। जितने विशेषज्ञ हैं वो भारत को एक मार्क्सवादी लोकतंत्र मानते हैं। अब क्यों मानते हैं उसके लिए उन्होंने रीज़न भी दिया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य को प्रकट किया गया है। सबसे पहले भारतीय राज्य के स्वरूप के विषय में मार्क्सवादी विश्लेषण मुख्यतः इन तत्वों पर अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण मानते हैं। ये सारी चीज़ें मानते हैं। पहला, राज्य का रूप और उसका सार। दूसरा, राज्य की वर्गीय संरचना कैसी होगी। तीसरा, क्या उन वर्गों का राजनीतिक प्रक्रिया में स्तर नया है। चौथा, भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों पर राज्य के वर्गीय स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ा है। मार्क्सवादी का धारणा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राज्य ने अनेक असमति का मतलब होता है मतभेद, बहुत सारे मतभेद हुए जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ। एकाधिकारी विरोधी के प्रयास हुए, यानी कि सबने एकाधिकारी जमाने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप देश में लाइसेंस पेटेंट परमिट राज्य की व्यापक व्यवस्था का जन्म हुआ। इस क्रम में धन के विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए भारत सरकार ने। नंबर पहला, भूमि सुधार हुए। दूसरा, कहीं कहीं राष्ट्रीयकरण भी हुआ। तीसरा, हरित क्रांति के चलते कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न के भंडार में वृद्धि भी हुई। चौथा, स्वतंत्रतावादी समाज लाने का काफ़ी प्रयास किया गया कि जो देश है वो समतावादी और स्वतंत्रतावादी समाज बन सके। मार्क्सवादियों का मत है कि इन सभी प्रयासों को कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि शहरों में मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की संख्या बढ़ी, जबकि दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में अभिजनों में वृद्धि हुई। अब अभिजन वो कौन होते हैं, जो नॉलेज पर्सन होते हैं, उनका संगठन होता है, जो कई सारे जिनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, ऐसे लोग बाहर निकल के आए। भारतीय राजतंत्र के विश्लेषण से हमें यह ज्ञात होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था समतावादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, दो तरह की है, समतावादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। शहरों में पूंजीवादी उत्पादन का तरीका है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में समतावादी उत्पादन का तरीका है। तमाम कोशिशों के बाद भारत में ज़मींदारों को सफाया किया गया। अब क्या किया गया, बहुत सारी कोशिश की भारत सरकार ने जिससे कि ज़मींदारों का उन्मूलन हो सके, उनको सफाया किया जा सके। कांग्रेस में पूंजीवादी प्रवृत्तियों की काफ़ी आलोचना भी हो रही थी इस टाइम।
हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत के कुछ क्षेत्रों में पूंजीवादी उत्पादन के तरीकों का प्रयोग भी आरंभ हो गया, क्योंकि ऐसी क्रांति बड़े बड़े भूपतियों मध्यवर्गीयों के किसान के स्तर में वृद्धि हुई। इससे हरित क्रांति से काफ़ी फायदा हुआ देश को। मार्क्सवादी का विश्वास है कि भारत राज्य की कृषक रणनीति ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजीवादी प्रसार से जुड़ी हुई है। वो क्या मानते हैं, जो मार्क्सवादी है वो क्या मानते हैं कि जो भारत की कृषक राजनीतिक ग्रामीण प्रणाली है वो पूंजीवादी है। क्यों, अब ऐसा वो क्या कहते हैं, उसका रीज़न दिए ये यही कारण है कि राज्य की ओर से ग्रामीण अमीर किसान, जितने भी अमीर किसान हैं, को बाजार के लिए उत्पादन करने के लिए इजीली ऋण मिल जाता है, यानी कि आसानी से उन्हें लोन मिल जाता है और उनके समर्थन मूल्य भी दिए जाते हैं, उन्हें समर्थन मूल्य भी दिया जाता है। कुल मिलाकर देहाती इलाकों में बाजार के लिए उत्पादन पर जोर दिया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय राज्य की रणनीति यह है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश अर्थात पूंजी लगाई गई। अब भारत सरकार ने क्या कहता है कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उसमें अधिक से अधिक निवेश किया गया, पूंजी अधिक से अधिक लगाई गई। वास्तव में राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र में काफ़ी पैसा लगाया, जितने भी पब्लिक सेक्टर है उसमें सरकार ने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया, लेकिन इस क्षेत्र में वापसी का कोई उत्साह नहीं रहा, यानी कि इससे हमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। सार्वजनिक क्षेत्रों में या तो रोगार चल रहे हैं या फिर उनसे नुकसान हो रहा है, यानी कि वो प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी समाज के कल्याण के लिए होता है, तो इससे हमें सरकार को कुछ फायदा नहीं हुआ। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में नुकसान अधिक रहा है। जितने सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहा है। मार्क्सवादी विद्वानों का यह मत है कि राज सामंती व पूंजीवादी प्रवृत्तियों को रोक पाने में असफल रहा है। राज द्वारा समाजवाद के सभी कार्यक्रम कागज पर ही धरे के धरे रह गए। जहाँ कोई समाजवादी प्रयास हुए तो उससे लाभ सिर्फ पूंजीपतियों को अधिक हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उससे पूर्व जमींदारों का उन्मूलन हुआ, अनेक प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी लगाई गई। इन सबका लाभ संपन्न वर्गों को हुआ, यानी कि जितने भी अमीर वर्ग हैं, जितने भी पूंजीपति वर्ग हैं, उनको इससे ज़्यादा फायदा हुआ, गरीब लोगों को उतना फायदा नहीं हुआ। 1980 के दशक के बाद तो भारत के उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय मंडल की ओर से बढ़ते कदम ने समाज को पीछे ही ढकेल दिया। आधुनिक रणनीति राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में नेतृत्व देने की नहीं रह गई। राज्य तो अब तक मूल देशक की भांति निजी क्षेत्रों के बढ़ते कामों की गति ही देख रहा है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है वो खुद पर उतना डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, खुद को इंप्रूव नहीं कर रहा है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, जितने प्राइवेट सेक्टर है वो जैसे जैसे बढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ उनकी गति को देखते आ रहा है। अब एक टाइम क्या आएगा जो प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से बढ़ जाएगा और जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत कम हो जाएंगे, उस पर नियंत्रण नहीं कर रहा है। आज निजी क्षेत्र राज्य पर नियंत्रण करने की स्थिति में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।